दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 18 ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत, एनर्जी फॉर्म्स एंड सोर्स का लेक्चर 4, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ओके, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि जो ऊर्जा होता है अर्थात जो एनर्जी होता है वो किस प्रकार से स्थानांतरित होता है, अर्थात एक जगह से दूसरे जगह पर किस प्रकार से स्थानांतरित होता है, अर्थात इसमें हम लोग जानेंगे कि जो ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। हमने अध्याय 3 में ऊष्मा और ताप में ऊष्मीय ऊर्जा के स्थानांतरण के बारे में तो पढ़ा ही है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने अध्याय 3 चैप्टर 3 हीट एंड टेम्परेचर ऊष्मा और ताप में ऊष्मीय ऊर्जा के स्थानांतरण के बारे में पढ़ा है कि जो ऊष्मीय ऊर्जा होता है वह किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होता है। ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण 3 प्रकार से हो सकता है। ओके, तो जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो उसका जो स्थानांतरण होता है वो 3 प्रकार से हो सकता है। कौन कौन से? तो वह है संवहन, चालन और विकिरण। ओके, तो चलिए समझते हैं कि संवहन, चालन और विकिरण क्या होता है। ओके, संवहन ऊष्मीय संचरण की इस विधि में ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाले स्थानों से निम्न ताप वाले स्थानों की ओर माध्यम के कणों की सहायता से होता है। ओके, तो जो संवहन में जो ऊष्मा का जो स्थानांतरण या प्रवाह किस प्रकार से होता है, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि ऊष्मीय संचरण की इस विधि में ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वह उच्च ताप वाले स्थानों से निम्न ताप वाले स्थानों की ओर माध्यम के कणों की स्थिति अर्थात माध्यम के कणों की सहायता से होता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो माध्यम की कण स्वयं अपनी स्थितियां छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करती है या फिर जाता है। जैसे कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर कोई पार्टिकल या फिर कोई कण है, मान ले जाए यहाँ पर क्या है, इसको गति करना है तो यहाँ पर दूसरे पॉइंट यहाँ तक जाना है, तो ये क्या करेगा, इसका जो माध्यम का जो कण है वह इसको क्या करता है, गति करते हुए यहाँ तक पहुंचेगा। ये किसके में होता है, तो यह संवहन के द्वारा होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को संवहन के बारे में समझ आया होगा कि संवहन क्या होता है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, संवहन में ऊष्मीय संचरण की इस विधि में ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वह उच्च ताप वाले स्थानों से निम्न ताप वाले स्थानों की ओर माध्यम के कणों की सहायता से होता है एवं माध्यम के कण स्वयं अपनी स्थितियां छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करती है। ओके, चालन। ओके, तो चलिए समझते हैं कि चालन क्या होता है। ओके, तो चालन में आप लोग याद रखिएगा कि ऊष्मा संचरण की इस विधि में जिसमें क्या होता है, पदार्थ के अणु बिना अपनी जगह से हटे ऊष्मा का संचरण करते हैं, उसे ही चालन कहते हैं। ओके, तो चालन में क्या होता है, जो पदार्थ की जो कण होता है या फिर जो पार्टिकल्स होता है, जो अणु होता है, वो क्या करता है, गति नहीं करता है, फिर भी इसमें जो ऊष्मा का जो संचरण हो जाता है, इस प्रकार से जो क्रिया अर्थात इस प्रकार से जो होने वाली जो संचरण है वह चालन कहलाता है। ओके, तो इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो चालन होता है वह चालन सिर्फ ठोसों में ही होता है। ओके, विकिरण। ओके, तो चलिए विकिरण के बारे में समझते हैं कि विकिरण क्या होता है। ओके, तो ऊष्मीय संचरण की इस विधि में ऊष्मा इस एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना माध्यम के पहुंच जाता है। ओके, तो जो विकिरण है इसमें किसी भी प्रकार का माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो सूर्य की ऊष्मा जो पृथ्वी पर किस प्रकार से आते हैं, तो वह विकिरण द्वारा ही आते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को संवहन, चालन और विकिरण के बारे में समझ आया होगा कि संवहन, चालन और विकिरण क्या होता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो चालन एवं संवहन अर्थात जो संवहन एवं चालन होता है, इसमें क्या है, ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है, जबकि जो विकिरण विधि होता है इसमें ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि संवहन, चालन और विकिरण क्या होता है और इसके अनुसार क्या है, ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। यदि आपको अंदाजा हो कि ऊष्मीय ऊर्जा किस प्रकार गर्म से ठंडी की ओर प्रवाहित होगी, तो आप ऊष्मीय ऊर्जा के वेग को नियंत्रित कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से यदि मान लिया जाए अनुमान हो रहा है कि ऊष्मीय ऊर्जा किस प्रकार से गर्म से ठंडी की ओर प्रवाहित होगा, तो इस स्थिति में क्या होता है कि ऊष्मा ऊर्जा की जो व्यवस्था जो खपत है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। ओके, ऊर्जा के स्रोत। ओके, तो चलिए ऊर्जा के स्रोत के बारे में समझते हैं कि जो ऊर्जा के क्या क्या स्रोत हैं। ऊर्जा के किसी भी स्वरूप का उपयोग करने के लिए हमें ऊर्जा को किसी स्रोत से प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ओके, तो ऊर्जा को क्या करता है, यूज़ करने के लिए अर्थात ऊर्जा की किसी भी जो स्वरूप है उसको यूज़ अर्थात उपयोग करने के लिए हमको ऊर्जा के किसी स्रोत से प्राप्त हमें जो ऊर्जा है उसको किसी भी स्रोत से प्राप्त करने की आवश्यकता होता है।
उदाहरणतः हमारे घर में विद्युत ऊर्जा का स्रोत कोयला, नाभिकीय विखंडन या पन बिजली ऊर्जा घर हो सकता है। इस प्रकार से जैसे कि हमारे घर में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या हो सकता है, कोयला हो सकता है, नाभिकीय विखंडन हो सकता है या पन बिजली ऊर्जा घर हो सकता है। कारों को चलाने के लिए रासायनिक ऊर्जा पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधन से प्राप्त हो सकती है। तो इसी प्रकार कारों को चलाने के लिए जो रासायनिक ऊर्जा जैसे कि पेट्रोल होगा, डीजल होगा, ईंधन होगा, इससे क्या होता है, उससे एनर्जी प्राप्त होता है। इन्हें ऊर्जा के स्रोत कहा जाता था। इस प्रकार से क्या है, इसको ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। ओके, आज हमारे देश को सबसे अधिक आवश्यकता है ऐसे स्रोतों की जिनसे हमारे देश की बढ़ती विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति हो सके। ओके, तो इस प्रकार से आज हमारे देश को क्या है, सबसे अधिक आवश्यकता यह है कि जो स्रोतों की जिनसे हमारे देश की जो बढ़ती विद्युत ऊर्जा है उसकी आपूर्ति या उसकी पूर्ति हो सके। विद्युत उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा को एक स्वरूप से विद्युत ऊर्जा के स्वरूप में रूपांतरित करना पड़ता है। ओके, तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाता है कि ऊर्जा को एक स्वरूप से विद्युत ऊर्जा के स्वरूप में रूपांतरित करना पड़ता है। तो आप एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करना पड़ता है, किसके लिए, तो ऊर्जा के उत्पन्न के लिए। ओके, यह विधि तत्काल रूपांतरण जिसमें ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदला जाता है, अथवा मध्यवर्ती रूपांतरण जिसमें ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में और फिर विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, हो सकते। ओके, तो इस प्रकार से यह विधि क्या है, तत्काल रूपांतरण अथवा मध्यवर्ती रूपांतरण हो सकता है। आज अधिकतर ऊर्जा मध्यवर्ती रूपांतरण द्वारा ही विद्युत में बदली जाती है। ओके, तो इस प्रकार से आज के समय में जो अधिकतर जो ऊर्जा होता है वो मध्यवर्ती रूपांतरण द्वारा ही विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इन दोनों ही विधियों के लिए कई प्रकार के ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है, जीवाश्म ईंधन, नाभिकीय विखंडन, सौर ऊर्जा, पन बिजली आदि। के तो इस प्रकार से इन दोनों ही विधियों कौन कौन से, तो वह तत्काल रूपांतरण विधि एवं दूसरा कौन सा है, तो मध्यवर्ती रूपांतरण विधि। इन दोनों विधियों के लिए क्या किया जाता है कि दोनों विधियों के लिए कई प्रकार के ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है, जैसे कि जीवाश्म ईंधन हो गया, नाभिकीय विखंडन हो गया, सौर ऊर्जा और पन बिजली आदि। तो चलिए इसको समझते हैं कि जीवाश्म ईंधन, नाभिकीय विखंडन, सौर ऊर्जा एवं पन बिजली क्या होता है। ओके, जीवाश्म ईंधन, जैसे कि जीवाश्म में क्या होता है, तो जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है कि जीवाश्म अर्थात क्या होता है, जीवों के अवशेष। ओके, तो जीवों के अवशेष से प्राप्त होने वाले जो ईंधन होता है उसी को क्या बोलता है, जीवाश्म ईंधन कहता है। ओके, तो जीवाश्म ईंधन किसे कहता है, तो जीवों के अवशेष से प्राप्त होने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन, तो नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, तो नाभिकीय विखंडन वह क्रिया है जिसमें कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे भागों में टूट जाता है, फिर तोड़ा जाता है। ओके, तो नाभिकीय विखंडन में क्या किया जाता है, जैसे कि आप लोग इसके नाम से, जैसे कि विखंडन अर्थात इसमें क्या होता है, खंडन करता है। अर्थात कोई भी जो पार्टिकल होता है, कोई भी जो पार्टिकल होता है उसको क्या किया जाता है, दो भागों में या दो से अधिक भागों में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। उसी प्रक्रिया को क्या बोलता है, नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है, तो नाभिकीय विखंडन वह क्रिया होता है जिसमें कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे भागों में तोड़ा जाता है। इस क्रिया में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा कि जो नाभिकीय विखंडन की जो क्रिया, जो नाभिकीय विखंडन की जो प्रोसेस होता है, इसमें अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ओके, जैसे कि उदाहरण के लिए जो यूरेनियम होता है, किसका, तो यूरेनियम। ओके, तो यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92, और एटॉमिक भार कितना होता है, अर्थात परमाणु भार कितना होता है, 235। ओके, तो उदाहरण के लिए जब यूरेनियम को क्या है, न्यूट्रॉन के प्रहार द्वारा विखंडित किया जाता है, जो बेरियम तथा क्रिप्टॉन के परमाणु बनता है, अर्थात इस पर क्या किया जाता है, जब यूरेनियम को क्या किया जाता है, न्यूट्रॉन के प्रहार द्वारा विखंडित किया जाता है, तो यह बेरियम तथा क्रिप्टॉन के परमाणु बनते हैं, अर्थात ये दो भागों में बढ़ जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को नाभिकीय विखंडन के बारे में समझ आया होगा। सौर ऊर्जा, जिसको सोलर एनर्जी भी बोला जाता है। तो सौर ऊर्जा क्या होता है, तो सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ऊर्जा है को ही सौर ऊर्जा कहते हैं। तो सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि सूर्य से जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा, इस प्रकार से आप लोग इसके नाम से स्पष्टता इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा उसको सौर ऊर्जा कहता है, या फिर इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ऊर्जा ही सौर ऊर्जा कहलाता है। सौर ऊर्जा का निर्माण सूर्य में होने वाले परमाणु संलयन से होता है। ओके, पन बिजली। ओके, तो पन बिजली क्या कहता है, ओके, तो इसको आप याद रखिएगा कि इसमें कंफ्यूज मत होइएगा
कि पन बिजली या फिर जल विद्युत दोनों अलग अलग है। ओके, तो पन बिजली को क्या बोलते हैं, जल विद्युत भी बोला जाता है, जल विद्युत, ताकि आप लोगों को इसके नाम से क्लियर हो सके कि पन बिजली या जल विद्युत क्या होता है। ओके, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि पन बिजली या फिर जो जल विद्युत होता है वह अलग अलग होता है। इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो इसके नाम को मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ। इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है, HYDRO हाइड्रो, और इलेक्ट्रिसिटी ELECTRICIT और वाई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किसे बोला जाता है, तो जल विद्युत या पन बिजली को बोला जाता है। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है कि पन बिजली था, पन से पानी, और बिजली मतलब बिजली था पानी के द्वारा इसमें क्या किया जाता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। गिरते हुए या बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसे जल विद्युत या पन बिजली या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहता है। ओके, तो पन बिजली किसे कहते हैं, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि गिरते हुए या बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसको ही जल विद्युत या पन बिजली या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो आप लोग इसके नाम में कंफ्यूज मत होइएगा कि पन बिजली या फिर जो जल विद्युत है वह अलग अलग है। ओके, तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नाम है वो जल विद्युत का क्या है, इसको इंग्लिश में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं और हिंदी में जल विद्युत कहते हैं। ओके, तो इसमें जो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि पन से आप लोग याद रखना पानी और ये बिजली से विद्युत। ओके, तो इसी को जल विद्युत कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। चित्र 2, भारत में विद्युत के विभिन्न स्रोत। ओके, तो चलिए देखते हैं कि जो हमारे कंट्री, हमारे जो देश है उसमें भारत में जो भारत है उसमें विद्युत के कौन कौन से अर्थात किस प्रकार से स्रोत हैं। जैसे कि चित्र 2 में प्रदर्शित किया गया है, भारत में विद्युत के विभिन्न स्रोत। केंद्रीय विद्युत नियोग भारत सरकार की रिपोर्ट 31 फर्स्ट सेक्शन। ओके, तो क्या 2016 के अनुसार है अर्थात ओके पर आधारित आंकड़े। ओके, तो चलिए समझते हैं। जैसे कि कोयला वह कितना है, 61% है। प्राकृतिक गैस कितना है, तो प्राकृतिक गैस 9% है। ओके, तो प्राकृतिक गैस क्या होता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि प्राकृतिक गैस, तो प्राकृतिक गैस जिसको नेचुरल गैस भी बोला जाता है। ओके, जिसको नेचुरल NATURAL नेचुरल GAS गैस, नेचुरल गैस। ओके, जिसको प्राकृतिक गैस बोला जाता है। तो प्राकृतिक गैस किसे कहते हैं, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि प्रकृति के द्वारा प्राप्त होने वाले जो गैस होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक गैस होता है। तो इसमें कोई किसी भी प्रकार की कृत्रिम या मानव द्वारा हस्तक्षेप नहीं होता। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि प्राकृतिक गैस किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक गैस कई गैसों का मिश्रण होता है जिसमें मुख्यतः मीथेन CH4 होता है। तो मीथेन का जो फार्मूला CH4 होता है, तो प्राकृतिक गैस विभिन्न सारी गैसों का मिश्रण होता है जिसमें मुख्यतः CH4 मीथेन होता है। ओके, तो प्राथमिक में जो प्राकृतिक गैस होता है यह ईंधन का प्रमुख स्रोत होता है। ओके, नाभिकीय ऊर्जा। ओके, तो जिस प्रकार से हम लोगों ने नाभिकीय विखंडन की पढ़ा, ठीक इसी प्रकार क्या है, नाभिकीय ऊर्जा होता है जिसके द्वारा क्या है वो एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। जलीय ऊर्जा, जैसे कि हम लोगों ने पन बिजली तथा जल विद्युत के बारे में जाना था, तो कि जल विद्युत किस प्रकार से बिजली का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर प्राकृतिक गैस कितना है, 9%, नाभिकीय ऊर्जा 2% है, जलीय ऊर्जा है 15% और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है 13%। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से हमारे देश में क्या है, विद्युत के विभिन्न स्रोत है। ओके, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है, तो चलिए इसको समझते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। ओके, तो वे संसाधन या ऊर्जा जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद फिर से पुनः स्थापित किया जा सके और पुनः उपयोग में ला जा सके, इन्हें क्या बोला जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अर्थात जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है कि नवीकरणीय, अर्थात इसके नाम से आप लोग याद रखना है कि नवीकरणीय अर्थात जिसको हम लोग पुनः उपयोग में ले सकते हैं। तो वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग करके हम पुनः उपयोग में ले सकते हैं, पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, उनको ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ओके, और इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि इन्हें नव्य संसाधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसको नव्य संसाधन भी कहते हैं और ये संसाधन प्राकृतिक होते हैं। ओके, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है, प्राकृतिक होता है, प्रकृति के द्वारा होता है, इसमें किसी भी प्रकार का मानव के द्वारा एक कृत्रिम हस्तक्षेप नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे कि यहाँ पर मैं डिनोट कर रहा हूँ, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया,
ये सभी क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। जैसे कि सौर ऊर्जा था, सूर्य से मिलने वाले जो ऊर्जा होता है ये भी क्या होता है, नवीकरणीय होता है। ठीक इसी प्रकार जो पवन ऊर्जा है, पवन चक्की से जो प्रोड्यूस होने वाले जो एनर्जी जो ऊर्जा होता है ये भी क्या होता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होता है। इसके साथ ही हम लोगों ने ऊर्जा के स्रोत के बारे में जाना। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।